हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 यानी कि जितने भी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे हम लोग आज पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, बट इसे अंत तक दिखेगा। आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखना, हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया है और इस समुच्चय ए में दो रिलेशन डिफाइन किया गया है। हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों रिलेशन है, यानी यह रिलेशन आर है, यह भी एक तुल्यता संबंध है, और सेकंड वाला जो रिलेशन आर है यह भी एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। तो देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एक सेट दिया गया है ए में दिया गया है x इज एलिमेंट ऑफ z। अब x इज एलिमेंट ऑफ z का मतलब क्या है? जो z होता है बच्चों, ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें यानी x इज एलिमेंट ऑफ z का मतलब है कि जो x है वह पूर्णांक है। बात क्लियर हो गया? सच दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। अब देखना, अब पूर्णांक तो 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डट डट। अब आगे ऐसे जितने भी पूर्ण संख्या मिल जाए। फिर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, डट डट। तो ये सब तो पूर्णांक है। तो क्या सभी के सभी अवयव होंगे ए में? तो नहीं। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि x का मान जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 12 होगा या 12 से छोटा होगा। तो चलिए इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ए में कौन कौन अवयव आएगा जी? 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या 13 आएगा? नहीं आएगा। ओके। अब देखना, फर्स्ट जो हमारे पास एक रिलेशन आर दिया गया है, ये रिलेशन क्या है जी? तो ये रिलेशन कह रहा है ए बी सच दैट माड ए माइनस बी जो है 4 का गुणज है। समझ ना? देखिए, माड ए माइनस बी 4 का गुणज है, इसका सेंस क्या है कि जो माड ए माइनस बी का मान होगा, अगर यह 4 का गुणज है, तब माड ए माइनस बी को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। बात क्लियर बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि जो संबंध आर है ये तुल्यता संबंध है, और हम जानते हैं कि अगर संबंध आर तुल्यता संबंध होगा तब यह स्वतुल्य संबंध भी होगा, सम्मित संबंध भी होगा और संक्रामक संबंध भी होगा। अब देखेंगे तो हम सबसे पहले ये बात अगर सिद्ध कर देते हैं कि संबंधार स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो ये बात ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखना, हम इसे फर्स्ट ए में नोट कर रहे हैं, बिकॉज यानी यहाँ पर यानी 1 नंबर 2 नंबर ऑलरेडी इसमें दिया गया है, तो ए। तो देखना, यहाँ पर जो ये टर्म दिया गया है, सबसे पहले तो देखिए आर का अवयव ए भी होगा, और चूंकि जो आर है समुच्चय ए में डिफाइन है, यानी हमें क्या करना है, समुच्चय ए से अवयव लेना है। और जो क्रमित युग्म ए बी होगा, कह रहा है कि जब ए में से बी को घटाएंगे और मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है, तो वह क्या होगा? 4 का गुणज होगा। तो देखना, अगर हम समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव का उसी के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं, मतलब 0 का 0 के साथ, तो 0 का 0 के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे तब क्या होगा? 0 में से 0 घटाकर मॉडुलस वैल्यू ज्ञात करेंगे, 0 होगा। और 0 क्या है? 4 का गुणज है, बिकॉज 0 में जब 4 से भाग दिया जाता है तब 0 कट जाता है। अगर एक के साथ क्रमित युग्म बनाए तो 1 में से 1 घटा देंगे, 0, और 0 तो 4 से कट जाता है। मतलब हम यह देख रहे हैं कि इस रिलेशन के अनुसार समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव होगा वह संबंधित होगा, अर्थात यानी किसी भी अवयव का उसी के साथ आप क्या करेंगे? क्रमित युग्म बना देंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन को माड ए माइनस बी जो होगा 4 का गुणज होगा, ये फॉलो हो रहा है।
अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है ये कैसा संबंध है, तो संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो लिख लें संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्यों है जी? क्योंकि हर आल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए देखना, अगर हम इस समुच्चय ए में से कोई भी अवयव ले लेते हैं, सभी अवयव के लिए जो माड ए माइनस ए होगा ये कितना होगा? 0 होगा, जो किससे विभाज्य है? 4 से, 4 का गुणज है, लिखिए 4 से विभाज्य है, 4 का गुणज है। कितना? 4 का गुणज है। अतः ए किस में होगा? आर में होगा। बात क्लियर हो गया? और हम जानते हैं कि संबंध आर स्वतुल्य तब कहलाता है जब ए किस में हो? आर में। तो चलिए अब सेकंड टर्म जांच करते हैं कि क्या संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। तो देखना, आप इसमें से कोई भी दो अवयव चूज कीजिए, लेकिन दो अवयव ए और बी इस प्रकार चूज करना है कि क्या होना चाहिए? ए माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए। तो बोलिए अगर ए माइनस बी, देखना हम बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो किसमें है? आर का अवयव है। तो ए बी आर का अवयव होगा तो माड ए माइनस बी क्या होना चाहिए? 4 का गुणज होना चाहिए। ओके, समझना। अगर ए का बी से रिलेशन बनाया गया है कि जब ए और बी का अंतर निकाल रहे हैं तो 4 का गुणज है, तो बोलिए b माइनस ए भी तो 4 का गुणज होगा, b माइनस ए भी तो 4 का गुणज होगा। अरे भाई नहीं आया, चलो हम बोलते हैं कि 1 और 4 जो है आर में है। ठीक, लेकिन 4 नहीं बोलना चाहिए, हम 1 5, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है ना। तो 1 5 आर में है। देखना 1 5 अगर आर में है तो देखना क्या 1 माइनस 5 जो है माड 1 माइनस 5 4 का गुणज है? तो बिल्कुल है। 1 में से 5 घटा देंगे -4, अब -4 का मॉडुलस वैल्यू 4 का गुणज। तो बोलिए अब क्या 5 में से जब 1 घटाएंगे तब भी जो आएगा 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आर है वो कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। तो लिख लें, लिखें संबंध आर स्वतुल्य सममित ना, सममित संबंध है। क्योंकि ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, देखना एक के लिए, चलिए थोड़ा सा किसे नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा दें। नोट कर लिए? ओके, देखना हाँ, ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए यदि हम बोल रहे हैं कि माड ए माइनस बी किसका गुणज? 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तब माड बी माइनस ए भी किसका गुणज होगा? 4 का गुणज होगा। अर्थात, अर्थात में लिखकर बोले अतः, देखना यदि ए बी किस में है? ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तब इंप्लाइड दैट बी ए भी किस में होगा? आर में होगा। क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं कि जो संबंध आर है वह स्वतुल्य संबंध है कि सॉरी संक्रामक संबंध है कि नहीं। सी, ठीक है। तो देखना हम बोल रहे हैं कि अगर इसमें से हम 3 अवयव लेते हैं ए बी सी, व्यापक रूप में बात कर रहे हैं, तो अगर ए का बी से रिलेशन है, मतलब माड ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी जो है वो किसका गुणज है? 4 का गुणज, समझना। फिर बी का सी से रिलेशन है, बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। ठीक, तो अब हमें बताना है क्या ए माइनस सी 4 का गुणज होगा? बिल्कुल होगा। देखना अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो बी से बी मर जाएगा, तो क्या होगा? ए माइनस सी इक्वल कितना? 4 और 4 8 होगा, 8 भी तो 4 का गुणज है।
अतः हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आर होगा वो कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो लिख लें संबंध आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि ABC इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए बोल रहे हैं क्या कि माड ए माइनस बी 4 का गुणज है। माड ऐसे लिख लीजिए माड ए माइनस बी तथा माड बी माइनस सी चार का गुणज है, तब माड ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। अतः इसे मिटा देना। देखना 4 का गुणज होगा। अतः हम क्या देख रहे हैं जी, यदि एक बी आर में है, बीसी भी आर में है, यानी ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, इंप्लाइड एट ए का भी किससे रिलेशन है, सी से। क्लियर है? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे नोट कर लिए। ओके, हाँ अब सेकंड देखना। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि संबंध आर क्या है, संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। मैं तो प्रूफ करना था। ओके, अब देखना सेकंड। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, नोट भी कर लेते हैं। आर इक्वल था ए बी सच डेट ए इक्वल बी, ठीक है ना। अर्थात ये रिलेशन कह रहा है कि जो आर होगा इसका अवयव ए बी होगा और ए बी के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं, अगर आप समुच्चय ए का कोई भी अवयव लेते हैं, यहाँ पे बराबर का रिलेशन है सीधा, और हम बराबर यानी समानता के रिलेशन, और आप पहले से भी जानते हैं कि समानता का जो रिलेशन होता है वो तुल्यता संबंध होता है। फिर भी देख लेते हैं, तो हम बोले हैं क्या ए का कोई भी अवयव लेंगे क्या वह स्वयं के बराबर होगा, तो डेफिनेटली बराबर होगा। दुनिया का प्रत्येक जो अवयव होता है वो स्वयं के बराबर होता है। अतः बोल सकते हैं हम कि जो संबंध आर है, संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि देखना फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए तो ए के बराबर होगा ना। अतः हम क्या देख रहे हैं जी, ए में ए का मतलब ए का ए से रिलेशन होगा, तो ए इज एलिमेंट ऑफ बी। देखना अब बोल रहे हैं कि अगर हम समुच्चय ए में से दो अवयव ले रहे हैं ना, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए भी तो सी के बराबर होगा। सॉरी, समित की बात कर रहे हैं ना। तो समित संबंध क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो बोलो अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख देते हैं कि जो संबंध आर है वो कैसा संबंध है, समित संबंध। तो लिखें संबंध आर सममित संबंध है,
क्योंकि देखना, क्योंकि अगर हम दो अवयव लेते हैं ए बी एलिमेंट ऑफ ए के लिए, यदि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, इंप्लाई दैट बी भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए का रिलेशन जो है बी है, यानी ए बी आर में है, इंप्लाई दैट बी ए बी किस में होगा, आर में होगा। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट सी। अब हम बात करते हैं संक्रामक का। संक्रामक का रिलेशन बोलता है, संक्रामक रिलेशन बोलता है कि अगर कोई रिलेशन आर इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो ए का भी अगर सी से संबंध होगा तो बोलेंगे कि वह संबंध कैसा है, तो संक्रामक संबंध। तो देखना, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यानी कि समुच्चय ए में से कोई भी अवयव लेते हैं इस प्रकार का ए बी सी, कि ए बी के बराबर है या बी सी के बराबर है, तब ए भी तो सी के बराबर होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि संबंध आर कैसा संबंध है, संक्रामक है। संबंध आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि देखना, क्योंकि यदि हम तीन अवयव लेते हैं ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, व्यापक रूप में नोट कर रहे हैं जी, यदि किसके बराबर है, ए जो है बी के बराबर है, ए बराबर बी, बी बराबर सी, इंप्लाई दैट ए बराबर बी क्या होगा, सी होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी आर में होगा, बी सी भी आर में होगा, इंप्लाई दैट ए सी भी किस में होगा, आर में होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो संबंध आर है यह सुतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो बोल सकते हैं संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध। लिखेंगे चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है? ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? ओके, हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर एक सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। सेकंड है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सममित हो। थर्ड है कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, परंतु संक्रामक न हो। और फोर्थ है स्वतुल्य और संक्रामक हो परंतु सममित न हो। और पांचवा है सममित हो, संक्रामक हो, परंतु स्वतुल्य न हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे, यानी हम आपको क्वेश्चन नहीं देखिए 9 क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें से कई क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े थे तो इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप वह रिलेशन बताइए जो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक न हो, या संक्रामक हो, स्वतुल्य, सममित न हो, तो आप उसका उत्तर जो है, जो रिलेशन लिखेंगे वह रिलेशन यानी कि क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करेंगे। और देखिए क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट करना जो है बहुत आसान भी है। तो चलिए हम लोग इसे नोट भी कर लेते हैं, हल कर रहे हैं। देखना, तो हम मान लेते हैं हमारा एक समुच्चय है ए, ठीक है ना। तो हम बोले हमारे पास एक समुच्चय है ए, हमने कहा कि माना संबंध आर, आर ठीक है ना, संबंध आर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 में परिभाषित है। ओके, देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके अनुसार, फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार हमारा आर क्या होगा। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि समुच्चय ए में एक आर यानी एक रिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित करना है कि यह रिलेशन सममित होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक भी नहीं होना चाहिए। अब सोचो, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। संक्रामक के लिए ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो हमें स्वतुल्य नहीं चाहिए, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। ओके, सममित के लिए क्या है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन बना देना है। तो हमने कहा कि चलो 1 का 2 से रिलेशन बना दो। अब बताओ ये सममित तब होगा जब 2 का भी किसके साथ रिलेशन बना है, 1 के साथ। अब आगे चाहे तो इतना ही रख दीजिए, खत्म। या आप चाहें तो कह दीजिए कि भाई चलिए हम 2 का भी 3 के साथ रिलेशन बना ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 का 3 के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो 3 का भी 2 के साथ रिलेशन बना लीजिएगा। बस रन देते हैं, 1 का 4 के साथ भी बना सकते थे लेकिन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। देख लो इसमें ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन है क्या, देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से नहीं है, इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। सममित तो है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से। अब देखेंगे क्या संक्रामक है, तो संक्रामक के लिए अगर 1 का 2 से बनाया है, 2 का 1 से बनाया है तो 1 का 1 से होना चाहिए, लेकिन 1 1 तो है ही नहीं। अब देखो 2 का 3 से है, 3 का 2 से है तो 2 का 2 से होना चाहिए, जो कि 2 2 नहीं है। और तो ये जो रिलेशन है संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, ओनली क्या है, सममित है। तो हमारा फर्स्ट उत्तर हो गया। बात समझ में आया? बिल्कुल। सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अनुसार हम आर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आर संक्रामक होना चाहिए और परंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सममित नहीं होना चाहिए, है ना। चलो तो संक्रामक के लिए चलो हमने 1 का 2 से रिलेशन बनाया और फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन बनाया। अब क्या है, ये संक्रामक होगा जब 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाया, 2 का 3 के साथ, तो 1 का भी किसके साथ बना दे, 3 के साथ। बात समझ में आया? बस इतना ही रहने दो। चाहते तो 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो 2 का 4 के साथ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा अब जो लिखने का क्या मतलब है ना। अब देखो ये तो हम समझ गए संक्रामक है, स्वतुल्य कहीं नहीं है, देख लेते हैं। तो संबंध आर स्वतुल्य तब कहलाता जब 1 1 2 2 3 3 4 4 होता, लेकिन नहीं है। सममित कहलाता जब 1 का 2 से रिलेशन बना है तो 2 का भी 1 से बनता, लेकिन है ही नहीं। तो हम समझ गए हैं कि आर स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पे एक और नोट कर लेते हैं। थर्ड में हम आर लिखेंगे। देखना हमें क्या करना है कि स्वतुल्य यानी एक ऐसा संबंध आर डिफाइन करना है जो स्वतुल्य भी हो और सममित हो परंतु संक्रामक हो। अब स्वतुल्य हो तो स्वतुल्य कब होगा, जब 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो। तो चलो बना दो 1 1 2 2 3 3 4 4। बात क्लियर हो गया। और क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममित के लिए क्या करें जी, तो सममित के लिए हमने कहा कि चलो भाई हमने रिलेशन बनाया किसका, हमने रिलेशन बनाया 2 का 3 के साथ, तो हम 3 का भी किसके साथ बना देंगे, 2 के साथ। बात समझ में आया? बिल्कुल। ओके चलो ऐसा करते हैं थोड़ा सा, इसे हम ऐसा ना लिखे, 2 का हम 4 के साथ बना देते हैं। तो 4 का भी किसके साथ बनाना चाहिए, 4 का जो है वो बनना चाहिए 2 के साथ। अब देखो ये रिलेशन जो है, नहीं जी देखना, ये स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए परंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो देखो स्वतुल्य है 1 1 2 2 3 3 4 4, स्वतुल्य तो है। सममित 2 का 4 से, 4 का 2 से, तो 2 का 2 के साथ बन जाएगा ना, तो बन ही जा रहा है। तब तो ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, तब ये जो रिलेशन है संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलिए संक्रामक ना हो तो इसके लिए देखिए इसमें हम कुछ और भी ऐड करते हैं। तो कुछ और भी ऐड करने के लिए हम क्या करें जी, 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाए, 2 का 2 के साथ, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं कि 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, ठीक है। अगर 1 का 3 के साथ तो 1 1 भी होगा। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड, स्वतुल्य सममित होना चाहिए परंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ तो देखना हमने क्या किया है,
यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो ये समतुल्य हो गया। समित के 2 का 4 के साथ बना, 4 का 2 के साथ बना दिया। चलिए अब हम 4 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ बना देते हैं। तो भाई 3 का 4 के साथ बनना चाहिए। चलिए हमने बनाया। अब देखो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है यह क्या है, स्वतुल्य भी है, समित भी है, परंतु संक्रामक भी है। कैसे देखना, ए के प्रत्येक अवयव के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन है क्या, तो देख लो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से है, बिल्कुल 2 का 4 से है तो 4 का 2 से भी है, 4 का 3 से है तो 3 का 4 से। देखना 2 का रिलेशन 4 से है और चलो 4 का 2 से है तो 2 का 2 से समझ में आ रहा है, लेकिन 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का 3 से है तो 2 का रिलेशन क्या हमें दिख रहा है 3 से, नहीं दिख रहा है। और तो ये रिलेशन जो है ये संक्रामक रिलेशन नहीं। बात क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग हल करते हैं। नोट कर लिए? ओके, हाँ तो देखना जो नेक्स्ट 4 नंबर है, यानी कि 4 नंबर का हम जो आंसर लिखने वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इक्वल कर रहा है कि आर में क्या होना चाहिए, आर जो है मतलब संबंध आर जो है स्वतुल्य बनती है, संक्रामक होती है। स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना होगा, 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाना होगा, फिर 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। क्लियर है? अब संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक के लिए चलो हमने 1 का 2 के साथ रिलेशन बना दिया, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ। बात क्लियर है? देख लो ये संबंधार संक्रामक भी है, क्योंकि ये 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाया, 2 का 3 के साथ, तो 1 का भी 3 के साथ बना। समित नहीं है क्योंकि देखो 1 का 2 के साथ बनाया तो 2 का 1 के साथ रिलेशन ही नहीं बना है। ओके, 5 नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर देखना जो समित जो संबंध है वो समित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, परंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। स्वतुल्य नहीं होना चाहिए तो ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन बनाएंगे ही नहीं। तो हमने 1 का 2 के साथ रिलेशन बना दिया और फिर 2 का जो है 1 के साथ रिलेशन बना दिया, समित हो गया। 1 का 1 के साथ भी बना दो, संक्रामक भी हो गया, खत्म। अरे भाई हमने 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाया तो 2 का 1 के साथ बनाया, रिलेशन समित है बिल्कुल। अब 1 का 2 के साथ बनाया, 2 का 1 के साथ बनाया तो 1 का 1 के साथ बनाया तो संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है क्योंकि एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन नहीं है। 1 का ना 1 से है, क्या 2 का 2 से रिलेशन है, नहीं है। क्या 3 का 3 से रिलेशन है, तो नहीं। तो ये जो रिलेशन है क्या है, ये रिलेशन सम्मित है, संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य नहीं है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है यदि क्या हो गया, फाइनल हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? ओके, हाँ तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु। समझ में? यानी कह रहा है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है उस समुच्चय में एक रिलेशन आर डिफाइन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो समुच्चय ए है वो क्या है, समुच्चय ए है किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ओके, और आर जो रिलेशन डिफाइन है वो है कि पी क्यू सच दैट बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी
के समान है। समझना, जो रिलेशन आर है ये कह रहा है कि इसका अवयव पी क्यू होगा। पी क्यू क्या है? मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित दो पॉइंट है पी क्यू। मतलब ये कह रहा है कि हम समतल में, जिसे प्लेन है, ठीक है ना, ये समतल है। तो चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। हमने कहा कि देखिए ये हमारा मूल बिंदु है और ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना। तो इस मूल बिंदु से समान दूरी पर हमने एक यहाँ पे बिंदु पी लिया, इसी से समान दूरी पर एक बिंदु क्यू लिया। इसी प्रकार समान दूरी पर हम क्या करेंगे, इससे समान दूरी पर हम जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों को क्या करेंगे, यानी लेंगे और उन सभी पॉइंटों का हम रिलेशन बनाएंगे। तो अगर इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो आपको पता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें एक वृत्त मिलेगा। अरे भाई, इस मूल बिंदु से समान दूरी पर ये है ना, तो जब समान दूरी पर है तो हम जानते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट से अगर समान दूरी पर अगर कोई पॉइंट मूव करता है तो उस पॉइंट का जो पथ होता है एक वृत्त होता है। और देखिए यही सिद्ध करने के लिए कहा भी गया था कि बिंदु P जो है, जो कि मूल बिंदु पर नहीं होना चाहिए, है ना, बिंदु P जो है इससे संबंधित, मतलब इसी से संबंधित से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे उससे, यानी उससे कौन सी आकृति बनेगी, तो वृत्त बनेगा। बात क्लियर हो रहा है? तो ये तो ऐसे सिद्ध हो गया। हमें बेसिकली सिद्ध करना है कि जो संबंध आ रहे हैं ये क्या है, तुल्यता संबंध है। बात क्लियर हो रहा है? अब सुनो, चूंकि यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, तो जो रिलेशन है वो समानता का है कि मूल बिंदु से जितना दूरी पर P होगा उतना ही दूरी पर Q होगा। मतलब मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान होगी। तो हम जानते हैं कि समानता का रिलेशन क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो खुद सोचो, क्या कोई भी पॉइंट जो होगा उसका मूल बिंदु से दूरी उसी पॉइंट के मूल बिंदु से दूरी के समान होगा? तो डेफिनेटली होगा। और तो हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आ रहे हैं ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। अब बोलते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है पी क्यू, ठीक है, और मूल बिंदु से जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी पर क्यू। तो क्या जितना दूरी पर क्यू होगा उतना दूरी पर पी होगा? बिल्कुल होगा। अर्थात पी का क्यू से रिलेशन है तो क्यू का पी से रिलेशन है, तो ये संबंध जो है क्या होगा, समित होगा। अब बोला है कि पी क्यू आर 3 पॉइंट हो गए। अब मान लो पी क्यू आर अगर 3 पॉइंट हो गए, पी से यानी ओ से जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी पर क्यू है, उतना ही दूरी पर आर है। तो वे जितना दूरी पे पी होगा, यानी कि जितना दूरी पे पी होगा उतना ही दूरी पे क्यू होगा, उतना ही दूरी पर आर होगा। तब ये संबंध भी तो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। बिल्कुल होगा। तो लिख लो फर्स्ट, संबंध आर स्वतुल्य संबंध है क्योंकि देखना बोला है फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ क्या है, ए के लिए। ए किसमें होगा, आर में होगा। ए का बात क्लियर है? इसी प्रकार लिख लेते हैं कि संबंध आर क्या है, संबंध आर स्वतुल्य संबंध। क्योंकि देखना अगर हम दो पॉइंट लेते हैं ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, तो बोलो अगर ए बी जो है आर में है, मतलब एक ए मूल बिंदु जितना दूरी पर है बी भी मूल बिंदु से उतना ही दूरी पर है, तो इंप्लाइड है बी ए बी किस में होगा, आर में होगा। बिकॉज बी जितना दूरी पर मूल बिंदु से होगा ए भी मूल बिंदु से उतना ही दूरी पर होगा। बात क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिए? ओके। अब नेक्स्ट लिखना थर्ड, संबंध आर कैसा संबंध है, संक्रामक, संक्रामक संबंध है। क्यों जी? क्योंकि अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ, चलो पी की बात है, ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए के लिए, ए में से 3 पॉइंट लेते हैं
हम बोल रहे हैं ए का बी से रिलेशन है, मतलब ए भी मूल ए से जितना दूरी पर, यानी कि ओ से जितना दूरी पर ए है ओ से उतना ही दूरी पर बी है। बोल रहे हैं कि ओ से जितना दूरी पे बी है उतना ही दूरी पे सी, यानी बी का सी से रिलेशन है, इंप्लाई दैट ए का भी किससे रिलेशन होगा, सी से रिलेशन। क्लियर है? तो लिख लो, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध, आर एक तुल्यता संबंध। बात क्लियर है? ओके। अब देखना, जो वृत्त हमें सिद्ध करना था कि अगर पॉइंट पी से, यानी मूल बिंदु से हट करके अगर कोई पॉइंट पी है, तो अगर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से समान दूरी पर, देखना यहाँ पे हमने मूल बिंदु बना लिया, ये मूल बिंदु है, तो अगर इसे समान दूरी पर, जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी पर अगर हम पॉइंट लेते जाते हैं, उतना ही दूरी पर, तो हम जानते हैं कि इन सबसे, यानी हमें कौन सी आकृति मिलेगा, तो एक वृत्त मिलेगा। बात क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए? ओके। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर t1 t2 सच दैट t1 t2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। अब कह रहे हैं कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? यानी कि त्रिभुजों का समुच्चय है एक ए, तो यहाँ पर हम हल करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया समुच्चय ए, ये क्या है, तो त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। और त्रिभुजों के समुच्चय में एक रिलेशन आर डिफाइन है, वो है T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप। ओके, ठीक है ना, यानी सब मिला जुला के समरूपता का रिलेशन है। और आपको हम पहले बता दिए हैं कि त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध कैसा होता है, संबंध तुल्यता संबंध होता है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, यानी कि समुच्चय ए में से हमें दो त्रिभुजों को इस प्रकार लेकर क्रमित युग्म बनाना है कि T1 T2 के समरूप हो। तो सोचो, क्या त्रिभुज T1 जो है त्रिभुज T1 के समरूप होता है? भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं जी, कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज यानी कि यहाँ पे जो ये संबंध आर है, ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। लिख लेंगे फर्स्ट में कि संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि देखना, क्योंकि फॉर ऑल, लिख लेते फॉर ऑल टी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, अगर ए में से कोई भी सभी त्रिभुजों के लिए बात करते हैं, T1 का टी मतलब टी का टी से रिलेशन होगा, यानी प्रत्येक त्रिभुज जो होगा स्वयं के समरूप होगा, यानी स्वयं से रिलेटेड होगा। बात क्लियर है? ओके। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। अतः बोल सकते हैं कि संबंध R क्या है, सममित संबंध। लिख लो, संबंध R सममित संबंध है, क्योंकि यदि T1 T2 is element of R imply that T2 T1 is element of R। क्लियर है? T1 T2 के समरूप, तो T2 T3।
अब इसी प्रकार अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी तो T3 के समरूप होगा। मतलब T1 का रिलेशन T2 से है, T1 T2 R में है, T2 का रिलेशन T3 से है, यानी T2 T3 R में है, तब T1 T3 भी R में होगा। तो लिख लीजिए संबंध R संक्रामक संबंध है। क्योंकि यदि T1 T2 is element of R, T2 T3 is element of R, imply that T1 T3 is element of R। क्लियर है? ओके, तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिए? ओके, अब देखना, अब इसमें T1 T2 और T3 की भुजाएं दी गई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम T1 की भुजाएं बराबर क्या है, तो ये 3 है, 4 है, 5 है। T2 की भुजाएं ये क्या है जी, तो ये है 5 है, 12 है, 13 है। T3 की भुजाएं तो क्या है जी, 6 है, 8 है और 10 है। देखना, अब कह रहा है कि T1 T2 T3 में से कौन सा यानी T1 T2 से संबंधित है, T1 T3 से संबंधित। हम जानते हैं कि T1 T2 से संबंधित तब होगा जब T1 T2 के समरूप, या T1 T3 के समरूप तब होगा जब T1 T3 से संबंधित तब होगा जब T1 T3 के समरूप हो, और T2 T3 से संबंधित तब होगा जब ये दोनों समरूप। और देखिए, आपको पता है, हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज T1 है और इसकी भुजाएं A B C है, और दूसरा त्रिभुज T2 है, इसकी भुजाएं क्या है, तो ये है, यानी कि मान लीजिए कि कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C। तो T1 T2 के अगर समरूप होता है, तो यानी जो त्रिभुज T1 और T2 की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किया था। क्लास 10th में आप लोग एक यानी कि चैप्टर पढ़ते हैं समरूपता, है ना, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है, समान होता है। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो हम बोल सकते हैं कि T1 जो होगा ये समरूप होगा T2 के, कब, जब A बटे B जो हो इक्वल हो B बटे C, सॉरी B बटे B ना, A बटे A लिखे, हम गलत लिख दिए थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, B और फिर C बटे C, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से त्रिभुज की संगत भुजाओं का रेशियो सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि T1 T2 3 बटे 5 4 बटे 12 5 बटे 13 तो बराबर नहीं, लेकिन 3 बटे 6 4 बटे 8 5 बटे 10 बराबर है। 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, 4 बटे 8 यानी 1 बटे 2, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2। तो लिखेंगे चूंकि T1 व T2 का अनुपात, T1 व T2 के लिख लेते हैं के भुजाओं की संगत भुजा लिख लेते हैं, के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है जी, 3 बटे 6 बराबर 4 बटे 8 बराबर 5 बटे 10 बराबर क्या, 1 बटे 2 है। 1 बटे 2 क्या है, समान है ना, समान है। अतः T1 व T2 नहीं जी, गलत लिख दिया, T3 है ना जी, T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके, नोट कर लिए हैं। देखिए जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी 12 यानी कि 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी भी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम तो सोच रहे थे कि आज ये पूरा चैप्टर क्लियर कर ले जाए, बट यानी वीडियो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए जो है
यानी इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।